मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग को जो पढ़ना है डिफेक्ट इन क्रिस्टल के बारे में पढ़े, ठीक ना। ये नया टॉपिक है हम लोग के सॉलिड स्टेट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सब्जेक्टिव भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक ना। और एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको कंपटीशन सेक्शन में अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो वहां से डिफेक्ट इन क्रिस्टल से क्वेश्चन रहेगा ही रहता है, ठीक ना। अगर पूछा तो एक क्वेश्चन डिफेक्ट से बनता है, ठीक ना। बाकी जो एक क्वेश्चन आपका बनेगा अभी तक जितना पीछे पढ़े हैं वहां से, ठीक ना। तो डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है कि डिफेक्ट इन क्रिस्टल क्या होता है। कोई भी क्रिस्टल को अगर हम बोलते हैं कि ये क्रिस्टल डिफेक्टिव है तो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं, ठीक ना। बेसिक तौर पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि आप किसी शॉप के दुकान पर गए, कपड़ा की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गए यहाँ पर, और आपने क्या किया कि कपड़ा खरीद करके लाया, ठीक है। इस तरह से कोई कपड़ा का टुकड़ा है, लाया पैंट सिलवाने के लिए या शर्ट सिलवाने के लिए, और क्या होता है कि कहीं कहीं से यहाँ से कट लग जाता है कपड़े में। आप वहां से जल्दीबाजी में देख लिए और देखने के बाद क्या किए, अच्छे से नहीं गौर फरमाए और घर पर लाए, और घर पर जब आपने अच्छे से देखा तो लगा कि अरे इस कपड़े में यहाँ वहां क्या लगा है, कट लगा है। तब आप क्या करते हो कि इस कपड़े को उठा करके फर्दर उस दुकान के पास जाते हो और ये बोलते हो कि सर आपके दुकान से जो मैंने अभी कपड़ा खरीदा था उस कपड़ा में सर कट लगा हुआ है, कपड़ा जो है कपड़ा में डिफेक्ट है, आपने मुझे डिफेक्टिव माल दे दिया है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पर क्रिस्टल के भी केस में होगा। देखो एमोर्फस जो सॉलिड होता है, एमोर्फस जो सॉलिड होता है, ये तो आपको पता है कि इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। तो यहाँ पर तो डिफेक्ट तो बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिफेक्ट की स्टडी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिफेक्टिव है, इनके पार्टिकल और इरेगुलर वे में क्या होता है, अरेंज रहता है, तो इनका डिस्कशन हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग को जो डिफेक्ट राइज होगा, डिफेक्ट जो होता है वह कहां पर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। कहां पर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो सबसे बड़ी बात है कि सर सॉलिड के केस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में डिफेक्ट को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे स्टडी किया जाएगा, कैसे समझेंगे कि आखिर क्रिस्टल में डिफेक्ट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिनके अरेंजमेंट ऑर्डर को लॉन्ग रेंज ऑर्डर के नाम से हम लोग क्या करते थे, जानते थे। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ही ये होता था कि एंटायर क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट करेगा एक जैसा होगा, सेम होता है। पढ़ चुके हम लोग। अब जरा सा देखो, अब इस क्रिस्टल में हमें क्या करना है कि डिफेक्ट को कॉल्व करना है, डिफेक्ट को क्या करना है, इलाज करना है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है रेगुलर वे में है, अगर हम किसी भी कारणवश से, किसी भी कारण से, किसी भी काउज से, किसी भी फिजिकल या केमिकल स्टेट से, मतलब कि मेथड से अगर हम इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सर ये जो क्रिस्टल लैटिस है या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या जो सॉलिड है उसमें डिफेक्ट आ गया है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डिफेक्ट इन क्रिस्टल होता क्या है तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट में अगर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस काउज किया जाए जिसकी वजह से सॉलिड अपना क्या करता है, अपना ट्रू जो कैरेक्टर है वो शो नहीं कर पाता, और बोलेंगे क्या है कि उस क्रिस्टल में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफेक्ट इन क्रिस्टल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या कहेंगे कि सॉलिड क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया। यहाँ पर सॉलिड अपना बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड अपना रेगुलर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को शो करेगा, और किसी रीजन बस यहाँ से पार्टिकल मिस कर गया, यहाँ से पार्टिकल मिस कर गया, तो हम बोल सकते हैं कि अब जो ये रेगुलर अरेंज्ड नहीं है, यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस काफी गैप हो गया है, इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड है ये सॉलिड परफेक्ट नहीं है, अर्थात
इस सॉलिड में क्या हो गया, इम्परफेक्शन डेवलप हो गया। हम बोल सकते हैं कि सॉलिड इम्परफेक्ट है। क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि इस सॉलिड में डिफेक्ट हो गया। क्यों डिफेक्ट हो गया? क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट में क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो वो क्या होता है, उस सॉलिड में डिफेक्ट आ जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। और उस सॉलिड को बोलते हैं, जिसमें डिफेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट सॉलिड। मतलब इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, दैट इज उसमें इम्परफेक्शन हो गया, मतलब उसमें डिफेक्ट आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं डिफेक्ट का, डिफेक्ट इन क्रिस्टल का मतलब क्या होता है। अच्छा, कोई लोग का ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर आखिर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऑर्डर का जो अरेंजमेंट होता है उसमें इरेगुलरिटी क्यों, उसको डिफेक्ट जब होता है तो पार्टिकल क्यों मिस कर जाता है? आखिर पार्टिकल मिस करने के लिए यानी कि डिफेक्ट होने के लिए क्या कारण है ना? डिफेक्ट तो होता है इसलिए कि हम बोल दिए कि डिफेक्ट होता है इसलिए क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट में क्या होता है, डिस्टर्ब कर दिया। तो आखिर डिस्टर्ब करने का क्या कारण है, किसकी वजह से डिस्टर्ब होता है? थर्मल कोलिजन की वजह से। दैट्स द रीजन। क्या होता है? थर्मल कोलिजन होता है। थर्मल कोलिजन। थर्मल कोलिजन कैसे होगा भाई? जब हम मान लो कि यहाँ पर इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है और हमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मतलब हीट दिया, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। और जैसे एक्साइटेड स्टेट में आएगा वो इधर उधर क्या करेगा, दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेगा। दूर भागने की कोशिश करेगा तो आपस में कोलाइड करेगा, टकराएगा। कोलाइड करेगा तो टकराएगा, तो हो सकता है कि ये पार्टिकल उड़ करके यहाँ चला है, हो सकता है कि पार्टिकल उड़ करके यहाँ चला है, यहाँ चला है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि ठीक है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी हो गया, ऑर्डर उनका जो था वो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन किसकी वजह से? तो ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट की वजह से। उस रीजन को बोलते हैं थर्मल कोलिजन की वजह से। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग पहले नोट करेंगे, फिर लिखेंगे कि डिफेक्ट इन क्रिस्टल होता क्या है और किस तरीके से एराइज होता है और एराइज होने का रीजन क्या है। लिखेंगे कि when ऐसे कर दो, when any disturbance occurs in the regular arrangement of constituent particle of any क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखना डिफेक्ट किसमें देखने को मिलेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड, then it is called defect in crystal। defect in crystal उसको क्या बोला जाएगा? defect in crystal बोला जाएगा। आई बात समझ में? इट्स कॉल्ड क्या? defect in crystal। दिखेंगे the defective crystal is called imperfect crystal and this entire phenomena is called imperfection in solid। imperfection in solid। आई बात समझ में? क्या होगा? imperfection in solid, यानी कि सॉलिड क्या हो गया? imperfect। एक बार फिर से कि जब कोई भी डिस्टर्बेंस होगा in the regular arrangement of constituent particle of any crystalline solid then it is called defect in crystal। ठीक है? जिस क्रिस्टल में डिफेक्ट हो जाएगा उस क्रिस्टल को बोला जाएगा डिफेक्टिव क्रिस्टल। ठीक है?
द डिफेक्टिव क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्ट क्या क्रिस्टल एंड दिस इंटायर फिनोमेना जो होगा क्या कहलाएगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या डिफेक्ट। तो डिफेक्ट बेसिकली कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक को बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे को बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में तीन प्रकार, एक पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। लाइन डिफेक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको सरफेस डिफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, लाइन डिफेक्ट को। तो यह तीन चीजें हैं, मेनली हम लोग को पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, सिलेबस में हम लोग का पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। और पॉइंट डिफेक्ट में भी तीन प्रकार का, कौन कौन सा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे आगे चल करके। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पढ़ना है दो, एक पढ़ना है हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और दूसरा बी में पढ़ना है यानी इंप्योरिटी डिफेक्ट में एक भी क्लासिफिकेशन नहीं है। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में दो क्लासिफिकेशन है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो गाइस सबसे पहले आप इसको नोट करो फटाक से, ठीक है, जल्दी से कीजिए। चलिए, डिफेक्ट इन क्रिस्टल आया समझ में, क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, नोट करके जरा सा लिख लेंगे यहीं पर, थोड़ा सा इस क्लासिफिकेशन को लिखने के बाद लिख लीजिएगा, या इतना जो लिखवाया था इसको लिखने के बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लो। लिख लेंगे यहाँ पर, नोट करके लिख लीजिएगा। पहला नोट करके लिखिएगा कि द डिफेक्ट ऑकर्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा किसमें होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में होता है। किसमें होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में होगा। पहला चीज एमोर्फोस में नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डिफेक्ट arises ड्यू टू, क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस क्यों होता है। तो लिखेंगे द डिस्टर्बेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन रेगुलर अरेंजमेंट ड्यू टू थर्मल इफेक्ट या हीट इफेक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल इफेक्ट का मतलब होगा थर्मल कोलिजन की बात होगी, थर्मल कोलिजन की बात होगी। ठीक है, थर्मल कोलिजन की बात होगी। तो ये दो तीन पॉइंट नोट कर लेना। कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से सॉलिड में देखा जाता है डिफेक्ट होता है, क्रिस्टलाइन के केस में, ठीक है, एमोर्फस के केस में क्यों नहीं, क्योंकि एमोर्फस के केस में पार्टिकल ऑर्डिनरी क्या होता है, इरेगुलर वे में अरेंज रहता है, तो वहां पर मतलब ही नहीं है। ठीक है, होगा किसमें, क्रिस्टलाइन में, क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर वे में अरेंज होते हैं और उनको हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा, एक बिगड़े हुए लड़के को क्या बिगाड़ सकते हैं आप, नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा स्टूडेंट है उसको बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है, वही चीज है। क्यों डिफेक्ट हुआ, डिस्टर्बेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें डिस्टर्ब कर दीजिए। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट कैसे डिस्टर्ब करते हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ क्या, हीट की वजह से। थर्मल इफेक्ट बोलिए, हीट इफेक्ट बोलिए या थर्मल कोलिजन बोलिए। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। अब देखेंगे बाकी, हम लोग इधर देखेंगे क्या क्या होता है। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद लाइन डिफेक्ट का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर पॉइंट डिफेक्ट को स्टडी करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, मिटा दे, आ जाओ।
चलिए लिखेंगे। सबसे पहला हम लोग का ख्याल क्या था, ए में था पॉइंट डिफेक्ट। नाम से ही पता चलता है क्या है, सिंगल पॉइंट पे, एक पॉइंट पर ये डिफेक्ट होगा। जैसे यहां पर क्या है आपके सामने में, एक आपका यहां पर कोई क्रिस्टल सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइटिस जो बोलना है बोलिए, और यहां पर इस तरह से पार्टिकल का रेगुलर इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाया गया है, ठीक है। इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट दिखाया गया है, और मैंने बोला कि ये हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सारा के सारा एक जगह एक समान जैसा दिख रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कहीं पर भी सिंगल पॉइंट में, सिंगल कंस्टिट्यूएंट आयन में पार्टिकल में डिफेक्ट हो जाए, जैसे मान लो कि यहां पर डिफेक्ट एराइज हो गया है ना, यहां पर डिफेक्ट एराइज हो गया है ना, यहां पर डिफेक्ट किसी सिंगल पॉइंट पे अगर डिफेक्ट एराइज हो, जैसे मान लो कि यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था, इसको ब्लैक मार्कर से जो मैंने किया है, अगर मान लो कि यहाँ का पार्टिकल यहाँ से निकल जाए, मिस कर जाए किसी भी रीजन बस, ठीक है, यहां से पार्टिकल मिस कर जाएगा, तो जो एक खास पार्टिकुलर डिस्टेंस पे जो अरेंज था वहां तो बीच में गैप आ जाएगा, तो इरेगुलर में हो गया। तो कहता है पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है कि वैसा डिफेक्ट जिसमें कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के किसी सिंगल पॉइंट पे डिफेक्ट क्या हो, एराइज हो, उसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। तो लिख लेंगे द crystal defect in which defect occurs at the single point, ना सिंगल पॉइंट बोलिए या पॉइंट बोलिए, मतलब वही बात है, ठीक ना, इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। हो गया। चलो इसके लिए फिगर बना लेना, यहां पर ये आपका पॉइंट डिफेक्ट हो गया, ठीक ना। दूसरा में बी में पढ़ेंगे हम लोग लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, लाइन का मतलब तो समझ ही गए होंगे, लीनियर, मतलब कि अगर मान लो सपोज दैट कि यहां पर आपके पास ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इस तरह से इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, अरेंज्ड है रेगुलर वे में, है ना, इस तरह से रेगुलर वे में क्या है, सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से अरेंज है। और यहां पर क्या कर दिया कि मान लो कि डिफेक्ट अगर इस पूरे लाइन के लॉन्ग हो गया, पूरे लाइन के लॉन्ग, तो इनको बोला जाएगा लाइन डिफेक्ट। चाहे वो लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, किसी भी सिंगल लाइन के लॉन्ग जब डिफेक्ट होगा, लाइन के लॉन्ग अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में अगर डिस्टर्बेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। ये क्या है, डिफेक्ट अलोंग लाइन। ये क्या है, डिफेक्ट एट अ पॉइंट। आई बात समझ में, इसलिए इसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। लिख लेंगे इट इज द डिफेक्ट arises along the line is called line defect। line defect यानी लाइन के लॉन्ग है। अब ऐसा नहीं जब इसमें हम गए तो सिर्फ एक पॉइंट पर एक पार्टिकल में डिफेक्ट हो गया, इस जगह में गए तो इस पार्टिकल में डिफेक्ट हो गया, इस पार्टिकल में डिफेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहां इसमें गए तो इस लाइन में गए, अगर एक पार्टिकल में हुआ तो पूरा का पूरा उस लाइन के लॉन्ग जितना भी पार्टिकल होंगे उन सबके अरेंजमेंट में क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसीलिए इसको बोला गया क्या, लाइन डिफेक्ट बोला गया। क्लियर है। तो लाइन डिफेक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है, यहीं तक है, और बाकी पॉइंट डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। जाकर जिसको जल्दी नोट कीजिए फटाफट। हो गया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट डिफेक्ट में, ठीक ना। क्या क्या पढ़े थे पॉइंट डिफेक्ट में, कौन कौन पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। लिखेंगे हम लोग हेडिंग देंगे पॉइंट डिफेक्ट। पढ़ लिया हम लोग, पॉइंट का डिफिनीशन देख लिया।
और इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, जल्दी देखिए। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, मतलब उसके फॉर्मूले में उनके नंबर्स ऑफ एटम की संख्या होगा, यही चीज है ना। तो कहता है कि वैसा डिफेक्ट जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए, इंक्रीज कर जाए, कुछ भी हो जाए, होने के बाद भी क्या हो कि उसके फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आए। मतलब ये बात है कि मान लो सपोज है कि यहाँ पर हमारे पास NaCl है ना, और इसका हमने समझिए पहले बात को बहुत बढ़िया से समझना है, ठीक है ना। समझ जाएंगे तो आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लो सपोज है इस तरीके से NaCl का हमने क्या किया, क्रिस्टल बना दिया, समझ में आ गया। NaCl के इस तरह से क्रिस्टल बनाया इस तरीके से, ठीक है। यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, और क्या आ जाएगा, नेगेटिव। NaCl को जब तुम तोड़ोगे तो एक बनेगा Na प्लस, दूसरा क्या बनेगा, Cl माइनस। तो जहां जहां पॉजिटिव पार्टिकल है वहां जहां जहां पॉजिटिव है वहां मैंने सिर्फ प्लस कर दिया है, और जहां जहां क्लोरीन माइनस है वहां पर सिर्फ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब इसके जगह सोडियम प्लस है या Cl माइनस है, सोडियम प्लस है, Cl माइनस है, और सोडियम प्लस, इस तरीके से, है ना। तो हर पॉजिटिव जहां चार्ज लिखा हूं समझिएगा कि सोडियम है, जहां निगेटिव लिखा हूं उसको समझिएगा क्या है, क्लोरीन है। तो ये हमारा कोई NaCl का क्या है बाबू, कोई क्रिस्टल है आपका, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग इस स्टोइकियोमेट्री का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने क्या बोला कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट हुआ और डिफेक्ट के बाद भी अगर उसके इंपेरिकल फार्मूला बोलिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलिए, अगर उसके नंबर में किसी भी प्रकार का अगर कोई चेंज नहीं हो, फार्मूला चेंज नहीं होता है ना, डिफेक्ट हुआ लेकिन उसका स्टोइकियोमेट्री में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके केमिकल फार्मूले में कोई डिफरेंसेज नहीं है, उस फार्मूले में नंबर्स ऑफ एटम जो प्रेजेंट हैं उनका रेशियो अगर सेम हो जाए, तो वैसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बोलेंगे। जरा सा हम इसमें काउंट जरा कर लें कि डिफेक्ट जब नहीं था तब, जब डिफेक्ट नहीं था तो इसमें काउंट करो तो टोटल केटायन कितना है, 1 केटायन, 2 केटायन, 3 4 हो गए ना, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, कितना हो गया, 10। यानी कि Na प्लस की संख्या कितना, 10, माइनस की संख्या कितना है, 1 निगेटिव, 2 निगेटिव, 3 निगेटिव, 4 निगेटिव, 5 निगेटिव, है ना, 6 निगेटिव, 7 निगेटिव, 8 निगेटिव, 9 निगेटिव हो गया, और यहाँ पर कितना है, एक 10 निगेटिव। जरा देख तो ऐसे देखते यहाँ पर 1 निगेटिव, 2 निगेटिव, 3 निगेटिव, 4 निगेटिव, 5 निगेटिव, 6 निगेटिव, 7 निगेटिव, 8, 9 और कितने, 10 निगेटिव। यानी कि क्लोरीन माइनस की भी संख्या कितना, 10 हो गया। अभी इसमें डिफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। जब डिफेक्ट नहीं है तो जब देख तो Na प्लस और Cl माइनस का इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना होगा, तो तुम बोलोगे 10 कितना, 10। हम इसको बोल सकते हैं, इसको कैंसिल करोगे भी तो कितना तेरे पास आ जाएगा, दोनों बराबर है, 10 ले कॉमन लेगा तो कितना, 1:1 बोल सकते हैं। अरे बाबा Na प्लस की संख्या भी 10, Cl माइनस की भी संख्या 10, Na 10, Cl 10, इसको 10 ले कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl नहीं हो जाएगा, 10 ले डिवाइड कर देगा तो 1, अभी 10 ले डिवाइड कर देगा कितना हो जाएगा, 1। तो सोडियम भी 1, तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो गया, NaCl। ये घटना कब की है, जब किसी भी प्रकार का इसमें डिफेक्ट आपका नहीं हुआ, ठीक है। और हमने अब क्या कर दिया, डिफेक्टराइज कर दिया। हमने क्या किया, यहां से एक पॉजिटिव को हटा दिया, यहां से एक पॉजिटिव को हटा दिया, है ना, यहां से एक पॉजिटिव को हटा दिया, यहां से एक पॉजिटिव को हटा दिया, 4 पॉजिटिव हटा दिए, 4 पॉजिटिव हटा दिए तो आज 4 निगेटिव भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग निगेटिव नहीं हटाएंगे इक्वल मात्रा में तो इस क्रिस्टल पर क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो गए तो निगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा इस क्रिस्टल पर।
इजेस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो उसके लिए कितना करना पड़ेगा, 4 निगेटिव भी हटाना पड़ेगा। तो 1 निगेटिव, 2 निगेटिव, 3 निगेटिव, 4 निगेटिव हटा दिया। तो देखो 10 में से 4 पॉजिटिव हुआ। ये था कहानी, इधर वाला जो कहानी था ये था आपका बिफोर डिफेक्ट की कहानी थी। और इधर वाला जो कहानी मैं लिख रहा हूं Na प्लस की संख्या कितना, 10 में से 4 मिस करेंगे तो कितना बचा, 6। और क्लोरीन में भी 10 में से 4 चलेंगे तो कितना बचा, 6। अगर मैं बोलूंगा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो Na प्लस इज टू Cl माइनस कितना, 6:6 बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि Na कितना 6 और Cl कितना 6। और इसको सिंपलेस्ट रेशियो तो करेगा तो कितना Na और कितना Cl 6 से डिवाइड कर दे दोनों में, तो ये कितना बार में, ये भी 1 ये भी 1, फार्मूला कितना आ गया NaCl। ये जो कहानी थी जब डिफेक्ट हुआ तब, और ये कहानी थी बिफोर डिफेक्ट मतलब कि विदाउट डिफेक्ट। क्या क्या फर्क पड़ा, विदाउट डिफेक्ट भी इसका रेशियो जब तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना था 10/10, कैंसिल करने के बाद 1:1 आया, तो फार्मूला में कुछ चेंज नहीं आया क्या, NaCl नहीं। और यहाँ पर भी तो 6/6 है, रेशियो 6:6 कॉमन है तो 1:1, यानी कि यहाँ पर भी फार्मूला क्या है, सेम है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ मेरा कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट हुआ और डिफेक्ट होने के बाद भी अगर उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पे अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम रहे। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब जो फॉर्मूले में जो एटम्स हैं, आयन्स हैं, उनकी संख्या क्या हो, सेम रहे, उनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो सेम रहे, उनका फॉर्मूला रिमेन सेम रहे, ऐसे को कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर इसको नोट नहीं करना है, इसको समझाने के लिए मैंने किया, वैसे आप रफ करने के लिए आप कर सकते हैं, साइड में पीछे वाले पेज पे रफ करो तो रफ कर लीजिएगा, ठीक है। चलो लिख दिया उसको, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा था, ठीक है। तो वैसा डिफेक्ट जिसमें क्या हो, कंपाउंड का आयनिक क्रिस्टल का फार्मूला क्या हो, रिमेन सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्या, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लिखेंगे the point defect in which the stoichiometric ratio of constituent ion become, या आयन रिमेन कर देता हूं मैं, रिमेन सेम, या और कर लीजिएगा द कंस्टिट्यूएंट आयन रिमेन सेम, और फॉर्मूला ऑफ आयनिक क्रिस्टल रिमेन सेम is called स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑल्सो क्लासिफाइड कर दो, ऑल्सो नहीं, क्लासिफाइड इंटू ए में लिखिएगा, इंटू एक पढ़ेंगे। पहला स्टोइकियोमेट्रिक का दो क्लासिफिकेशन कौन कौन, एक पढ़ेंगे स्कॉटकी SCHOTTKY स्कॉटकी, ठीक ना, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब बी में होगा मेरा फ्रैंकलेड डिफेक्ट। कौन कौन सा, एक होगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा कौन सा होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। इतना नोट कीजिए, फिर पढ़ेंगे हम लोग, पहले पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो आज का टारगेट हम लोग का कम से कम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ जाना है, ठीक है, नोट कीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में कि क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, उसके बाद देखेंगे। देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट क्या कहता है, जब किसी भी आयनिक क्रिस्टल से अगर इक्वल नंबर में एनायन और केटायन क्या कर जाए, मिस कर जाए। मिस का मतलब उस क्रिस्टल के लैटिस साइट को छोड़ करके क्या कर जाए, हट जाए। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल में NaCl का क्रिस्टल लिया है, ठीक है। तो जब NaCl का क्रिस्टल है, जितना केटायन है उतना ही एनायन है। 5 केटायन है और 5 क्या है, एनायन है। यहाँ पर देखो हो जाता, सॉरी देख लो, काउंट कर दो केटायन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने 10, यानी कि इसमें आपके पास 10 टोटल केटायन है और 10 ही क्या है, एनायन है। तो कहता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट का मतलब होता है कि वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कि केटायन और एनायन का जो मिसिंग हो वो इक्वल नंबर में हो, ठीक है ना। ऐसा क्यों, इक्वल नंबर में यदि मिस होगा तो इस क्रिस्टल पर कोई भी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं होगा। मतलब कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर्स ऑफ क्या करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या होगा, मिस होगा। मतलब कि एनायन और केटायन जो होंगे क्या होंगे, इक्वल नंबर में मिस होंगे। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कि एनायन और केटायन इक्वल अमाउंट में इक्वल नंबर्स में क्या करते, मिस करेंगे, तो क्या बोलेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर हो गया। तो लिखेंगे पहले डिफिनेशन, द डिफेक्ट ऐसे लिखेंगे, ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ना। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का स्कॉटकी डिफेक्ट है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसका, पॉइंट डिफेक्ट का है। तो लिखेंगे द डिफेक्ट in which the cation and anion, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पार्टिकुलर anion are missed in equal number। इक्वल नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इक्वल नंबर, इक्वल नंबर इस तरह से, इक्वल नंबर, then it is called कैसा बाबा, स्कॉटकी डिफेक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्कॉटकी डिफेक्ट बोला जाएगा। वैसा डिफेक्ट, वैसा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें से केटायन और एनायन जो है इक्वल नंबर में क्या करेगा, मिस करेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। जैसे देख लो, हम ज्यादा नहीं एक एक मिस करके दिखाएंगे। मान लो कि यहां से मेरा क्या कर गया, केटायन मिस कर गया, है ना। और मान लो कि कहीं से भी एनायन मिस कर दो, तो जरूरी नहीं है कि यहां से किया तो यहीं से करेगा, चाहे यहीं से करेगा। इस पूरे इंटायर क्रिस्टल में से कहीं से भी एक एनायन को मिस को मार्क कर दिया कि मैंने यहां से क्या कर दिया, एक एनायन को मिस कर दिया। तो देखो तो एक केटायन मिस हो गया, एक एनायन मिस कर गया, इसको हम बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। पहला पॉइंट क्लियर, डेफिनेशन समझ में आ गया। कहता है क्या कि स्कॉटकी डिफेक्ट को कभी कभी वैकेंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था, अब यहां से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर गया है, मिस कर गया, तो इसका जगह वैकेंट हो गया, इसका जगह खाली हो गया, इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट में वैकेंसी होता है, तो पूछेगा कि सिर्फ केटायनिक वैकेंसी होगा, सिर्फ एनायनिक वैकेंसी होगा, या दोनों वैकेंसी होगा, यानी कि केटायनिक वैकेंसी भी होगा और एनायनिक वैकेंसी भी होगा। तो क्या बोलेंगे कि सर इसमें दोनों वैकेंसी क्रिएट होता है, एक केटायनिक वैकेंसी है, दूसरा एनायनिक वैकेंसी। यहां से केटायन मिस कर गया तो केटायनिक वैकेंसी, यहां से एनायन मिस कर गया तो एनायनिक वैकेंसी, और उस वैकेंसी को हम खाली स्थान डॉट 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 से क्या कर दिया, हम लोगों ने दिखा दिया। यहां पर क्या काज हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। क्या हो गया, वैकेंसी। हम लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी नहीं है, या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, मतलब जो सीट था वो सीट क्या हो गया, पर खाली हो गया, जो आपको रिक्रूट करने की कोशिश करेगा। तो ठीक सिमिलर चीज वही चीज है कि अगर यहाँ पर कोई आयनिक क्रिस्टल है और इस आयनिक क्रिस्टल से अगर इक्वल नंबर्स में केटायन और एनायन को मिस करा दिया जाएगा,
तो जो वैसे उसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होगा दैट इज कॉल्ड क्या, स्कॉटकी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस डिफेक्ट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं अपने लैटिस पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके इस क्रिस्टल से क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से मिक्स करके इधर डेवलप कर जाएगा, नहीं, वो दूसरा डिफेक्ट में आ जाएगा। इस जो क्रिस्टल है यहाँ से अपना ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल को क्या करता है, छोड़ देता है ना, इक्वल नंबर में। क्यों? ताकि इस पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज डेवलप इस पर न हो। तो स्कॉटकी डिफेक्ट पता चल गया। स्कॉटकी डिफेक्ट में एनायन और केटायन इक्वल नंबर में मिक्स करेंगे। दूसरा चीज, इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है। तीसरा चीज, इसमें केटायनिक वैकेंसी और एनायनिक वैकेंसी दोनों क्रिएट होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर गाइस, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जैसे भी लिखते रहेंगे, लिखेंगे दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट केटायनिक as well as anionic वैकेंसी क्रिएटेड, मतलब कि केटायनिक वैकेंसी भी होगा और एनायनिक वैकेंसी भी क्या होगा, क्रिएट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखेंगे कि अगर कोई आयनिक सॉलिड है, जैसे कि मान लीजिए कि NaCl ही है, तो इसको स्कॉटकी डिफेक्ट को शो करने के लिए कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। यानी कि कोई आयनिक क्रिस्टल, कोई आयनिक कंपाउंड, है ना, स्कॉटकी डिफेक्ट शो करे, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर। मैं पहले लिख देता, मुझे लगा कि इतना में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, फिर लिख लेंगे हम लोग। कंडीशन फॉर, हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्कॉटकी डिफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है ना, कंडीशन क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, भाई बहनों ने कंडीशन फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट, है ना, उनके कंडीशन क्या क्या है, जरा सा हम लोग कंडीशन की बात करेंगे। तो पहला कंडीशन कहता है, अब लिखिएगा, देयर आर फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी required for showing a Schottky defect, ठीक ना, Schottky defect कौन कौन सा। तो पहला इसका देखेंगे, पहला कंडीशन कहता है कि कंपाउंड जो होना चाहिए मस्ट बी आयनिक नेचर का होना चाहिए, मतलब कि आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए, जिसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो, काफी स्ट्रॉन्ग। लिखेंगे द कंपाउंड मस्ट बी आयोनिक इन नेचर, दैट इज कह सकते हैं कि दे हैव a strong आयनिक कैरेक्टर। अब बात आएगी कि सर आयनिक कैरेक्टर क्या होता है। आयनिक कैरेक्टर का मतलब जो आयन में आसानी से टूट जाए, जो आयनिक कंपाउंड जितना फास्ट आयन में टूटेगा उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा, उसकी आयनिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर का मतलब वेरी फास्टली, बहुत आसानी से क्या करेगा, अपने आयन में टूट जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि जो इनके आयन्स होंगे, केटायन और एनायन जो होगा, उनके जो साइज का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए। मतलब मैं बोलूं कि NaCl का अगर कोई क्रिस्टल है तो सोडियम प्लस का जो साइज होगा वो लगभग क्लोरीन माइनस के साइज के लगभग बराबर होगा। इक्वल नहीं हो सकता है, इन दोनों आयन के साइज का डिफरेंस होगा लेकिन बहुत ही कम होना चाहिए। क्लियर है? तो लिख लेंगे द
difference in size of two opposite ion will be very low। क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप क्या करो कि इसको लिख लो, मतलब इसको नोट कर लीजिए। फिर कंडीशन में 2 कंडीशन लिखवा दिया, अभी 2 कंडीशन और है, ठीक है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इधर से लिखवाता हूं। हो गया, चलो देखो तीसरा कंडीशन लिखिएगा। तीसरा कंडीशन लिखेंगे आप लोग। 2 कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन आयनिक कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आयनिक नेचर का होना चाहिए कंपाउंड। दूसरा साइज डिफरेंस बिटवीन द टू अपोजिट आयन क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। तीसरा लिखिएगा कि दे मस्ट हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? उसका हाई होना चाहिए। दैट इज कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होना चाहिए वो लगभग या तो 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। वैसे कंपाउंड, वैसे आयनिक क्रिस्टल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 है या फिर 8 है, तो वो जरूर शो करेगा स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर है? चौथा लिखेगा, कहता है कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो होना चाहिए इसका बहुत हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए, मतलब लगभग 0.732 या 0.732 से लेकर के ये 1 के बीच में इसका क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू होना चाहिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वैसे आयनिक क्रिस्टल, वैसे आयनिक कंपाउंड जिनके आयंस का जो रेडियस रेशियो होगा, केटायन का रेडियस प्लस बटे में एनायन का रेडियस जो होना चाहिए वो वेरी हाई होना चाहिए। क्लियर है? चौथा पे लिखेंगे कि दे मस्ट हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो दैट इज कह सकते हैं कि r प्लस बटा r माइनस जो होना चाहिए या क्या होना चाहिए बता दो, या तो 0.414 से लेकर के 0.732 होना चाहिए, या लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.732 से लेकर के कहां तक होना चाहिए? 1.00। तो इस रेंज के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6, और इस रेंज के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8। तो वैसे आयनिक कंपाउंड जिनका लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू हाई होना चाहिए, यानी कह सकते हैं या तो यूनिटी के तरफ जाए, मतलब कि एक की तरफ टुवार्ड्स 1, लगभग इक्वल टू क्या? 1 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 इनके कंडीशन थे। अब पढ़ेंगे कि आखिर इनका परिणाम क्या होगा। अगर कोई आयनिक क्रिस्टल है उसमें स्कॉटकी डिफेक्ट डेवलप हो गया, तो उस डिफेक्ट की वजह से क्या परिणाम मिलने वाले हैं, क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, उसको डील करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, इधर का हो गया, इधर मिटाते हैं। चल लिखेंगे consequence of स्कॉटकी डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्ट हुआ, स्कॉटकी डिफेक्ट हुआ तो उसका क्या रिजल्ट मिला। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ। तो सबसे पहला परिणाम देखो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए जरा सा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो मिसिंग हुआ वो इक्वल नंबर में, क्या इक्वल नंबर में? इक्वल नंबर में। क्लियर है? चलो लिखेंगे द मिसिंग ऑफ केटायन एंड एनायन इन इक्वल नंबर, पहला परिणाम, जो कि इसका डिफिनेशन भी बनता है ना। दूसरा परिणाम, क्रिस्टल लैटिस क्या करेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो में डिफेक्ट हुआ वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करता है, इक्वल नंबर में क्या करता है,
मिस करता है। लिखेंगे दे मेंटेन ऑलवेज, ऐसे करो, दे ऑलवेज मेंटेन, ज्यादा अच्छा लगे, दे ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कोई पूछेगा क्यों भाई, लिखेगा इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ cation and anion in इक्वल नंबर। हो जाएगा तीसरा पॉइंट। और तो जरा सा मेरे भाई बढ़िया से देखिएगा, यहां पर पार्टिकल था, यहां से पार्टिकल मिस कर गया। समझो बात को, यहां पर बहुत बढ़िया समझना है। ये वाला मिटा दे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। देखो वाला मिटाता हूं समझाने के लिए आपको। जाओ तो मान ले सपोज कि यहां पर Cl माइनस है और यहां पर Na प्लस था ना, यहां पर Cl माइनस था, है ना, और यहां पर Na प्लस था, और फिर उसके बगल में क्या था मेरा, Cl माइनस था। इस तरह से था, यहां पर पार्टिकल था इस तरीके से, और फिर यहां से लेकर के ये पार्टिकल यहां पर था। ठीक है, यहां के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कितना, r, और यहां के डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, यहां पर तुम्हारा क्या है, r। इक्वल डिस्टेंस होगा सब पर, है ना। एक्चुअली में इतना डिस्टेंस होता नहीं है, पार्टिकल एक दूसरे से काफी क्लोज होता है, सटा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा गैप दिया गया। इन दोनों के बीच में इधर से जो लाइन पाया गया है, ये लाइन एक्चुअली में उनके इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मान ले कि सपोज यहाँ पर केटायन था और यहाँ पर एनायन था, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, r। आपको पता होना चाहिए कि आयनिक क्रिस्टल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, इन आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मान लो कि यहां पर निकालेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 बटा में कितना r² होता है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे होंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे कि दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हिलेगा डुलेगा नहीं, यानी जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन को मेंटेन करके रखेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इस पार्टिकल को हिट करके यहां से क्या कर दिया, मिस कर दिया, तो यहां पर तो भाई जगह खाली पड़ गए, है ना, खाली पड़ गए, तो अब इनके और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लगेगा। अब इनके और इनके, ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस पहले r था, यहां से लेकर यहां तक, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 बार डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज करेगा तो क्या इन पार्टिकल के बीच में पहले ही जैसा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा कि पार्टिकल थोड़ा फ्री होगा। जब पार्टिकल थोड़ा सा फ्री होगा तो ये पार्टिकल कोशिश करेगा इधर मूवमेंट करने के लिए करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल क्या करता है, मिस कर जाता है, तो दोनों पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर जाएगा, यानी कि रैंडमनेस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाता है। और जब रैंडमनेस इंक्रीज करेगा उसी को बोला जाता है एंट्रोपी। अगर आप अपने बेंच पर क्लासरूम में बैठे हैं और बेंच चेयर पर सब लोग बैठा हुआ है, एक समान बैठा हुआ है, तो बोलेंगे कि उसका एंट्रोपी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि अपने पोजीशन पर फिक्स है। लेकिन जैसे ही क्लास की छुट्टी होती है तो सारे बच्चे उठ करके इधर उधर जाने लगते हैं, उस समय पार्टिकल में मूवमेंट होता है। जब पार्टिकल में मूवमेंट होगा उसको बोला जाता है रैंडमनेस, और इसी रैंडमनेस को मेजर करते हैं एंट्रोपी के माध्यम से। दैट इज कह सकते हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट का जो मेरा तीसरा रिजल्ट होगा वो बोलेंगे कि एंट्रोपी क्या होगा, डिफेक्ट के बाद, स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद उसका एंट्रोपी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तीसरा पॉइंट, द एंट्रोपी will be
इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, बगल में लिख लीजिएगा नीचे में रैंडमनेस, रैंडमनेस इंक्रीजेज। आई बात समझ में? क्यों हो गया अभी मैंने समझाया आपको कि ड्यू टू मिस करेगा तो इंटरमोल पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, घट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो क्या करेगा, पार्टिकल एक दूसरे से मोबाइल नेचर के हो जाएंगे। चलो 3 को हो गया मेरा। चौथा परिणाम देखिए, हाँ तो कहता है क्या कि जब भी स्कोट के डिफेक्ट होता है तो उस क्रिस्टल का डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल गेट डिक्रीजेज। डेंसिटी, क्रिस्टल का डेंसिटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सर डेंसिटी कैसे डिक्रीज करेगा? तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटा में क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो यहां से लेकर के ये वाला वॉल्यूम तो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन यहां पर जो पार्टिकल था उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन था, कुछ प्रोटॉन था, कुछ न्यूट्रॉन था, यानी उनके पास कुछ मास था, और यहां से जाएगा तो मास लेकर अपना जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सोडियम यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़ करके निकलेगा, वो अपने साथ ले जाएगा। तो साथ ले जाएगा तो उसके पास कुछ मास है, कुछ इलेक्ट्रॉन का मास है, कुछ प्रोटॉन का मास है, कुछ न्यूट्रॉन का मास है। तो सोच हो जा रहा था कि डेंसिटी यहाँ पर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो कोई यूनिट सेल है भैया, कोई क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल NaCl है, एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है, तो इसका तो वॉल्यूम कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं किया यहाँ पर। तो मास डिक्रीज कर गया तो डेंसिटी भी क्या करेगा? क्रिस्टल का डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए बताया गया यहाँ पर कि द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल बी क्या? डिक्रीजेज। कोई पूछेगा क्यों तो लिखेगा इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन मास ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मास मतलब इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास डिक्रीज कर जाएगा तो उसका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में जब मतलब कि आज से 4-5 क्लास पहले पढ़े थे कि डेंसिटी निकाला था, तो मास ऑफ यूनिट सेल, अब बचा में क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनका मास निकालते थे। तो सिमिलरली मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो डेंसिटी फर्दरली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसको समझने के लिए लिख सकता है दैट इज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? मास। मास डिक्रीजेज तो डेंसिटी क्या? डिक्रीजेज। क्लियर है? नेक्स्ट 5वां देखो। तो एक बात बताओ, मैं बोलूंगा कि यहां से पार्टिकल मिस करेगा तो ये पार्टिकल का पैकिंग लूज हो जाएगा या उतना ही कठोर होगा, उतना ही इफिशियंट होगा। मान लो कि एक बैग में 10 किताब रखने की कैपेसिटी है और 10 बुक को रख दिया तो पूरा टाइटली पैक हो गया, उसमें से तुम 2 किताब बाहर निकाल दो तो क्या वो इतना ही टाइट रहेगा, पैक रहेगा, या कुछ ढीला ढाला हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर इसकी पैकिंग जो है थोड़ा कमजोर हो जाएगा, थोड़ा लूज हो जाएगा। यानी कि अगर कोई क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट होता है तो हम बोलेंगे कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी मतलब कह सकते हैं कि क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस पहले इतना था और फ्री स्पेस कितना हो गया? इतना हो गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट होगा, देखेंगे द पैकिंग efficiency get decreases, डिक्रीज कर जाएगा। इसके साथ साथ और क्या डिक्रीज कर जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज कर जाएगा। नीचे एरो का मतलब क्या लिखेगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद में क्या लिख सकता हूं बोल तो लिख ले भैया, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है किसकी वजह से? लैटिस एनर्जी की वजह से। लैटिस एनर्जी भी लिख लो, आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी होता है, लिखेंगे लैटिस एनर्जी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन का? मिसिंग पार्टिकल इक्वल नंबर में ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि पार्टिकल इक्वल नंबर में केटायन आयन मिस करता है। एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगा, रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि मास डिक्रीज करेगा, पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगा,
पैकिंग इफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, मतलब क्रिस्टल का पैकिंग लूज हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, लैटिस एनर्जी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और एक और कंसिक्वेंस इसका होता है, इधर का हो गया मतलब बोलिएगा, नोट कर लीजिए फटाक से। इसके बाद यहां पर लिखिएगा कि कहता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है स्लाइटली तरीके से। देखेंगे छठा लिखिएगा कि अगर आपका क्रिस्टल में अगर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है तो कहता यह है कि आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा उनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो स्लाइटली क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने की चांसेस इंक्रीज करने की लगता है। वैसे तो आपको पता है कि आयनिक सॉलिड क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनकी आयन फ्री नहीं रहते। यानी कि आयन अगर फ्री होता तो शायद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता। यहां से एक आयन मिस कर गया, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो ये सब आयन क्या सोचेंगे कि थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है। अगर स्लाइटली मूवमेंट होगा तो ये क्रिस्टल सोचेगा कि लगता है कि मेरे अंदर करंट फ्लो हो सकता है। होता नहीं है, चांसेस होने की बढ़ जाती है। किसके द्वारा? इस आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा कि यहां से पार्टिकल हटा, आयन हटा, यहां से थोड़ा सा रैंडमनेस बढ़ेगा, थोड़ा सा फ्री होंगे, आयन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होने के चांसेस बनता है। एक्चुअली में होता नहीं है। लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी will be slightly increases, slightly बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि करंट फ्लो कर जाएगा। बहुत सारे जब आयन पूरा फ्री हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे तब, ठीक ना। तो स्लाइटली इंक्रीजेज ड्यू टू, ऐसा लिख दो, भाया आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म मतलब यहां से आता आयन इधर उधर क्या करेगा, मूव करने का। आयनिक मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा तो बगल में यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा इस तरह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स। यहाँ पर देखो तो लिख दिया हमें ड्यू टू, ट्राई टू, माने कि कोशिश करता है, आयन के मूवमेंट की कोशिश की वजह से स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। इसी को आयनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये थे इनके परिणाम। जो सबसे ज्यादा जो परिणाम पूछता है वो परिणाम पूछता है डेंसिटी आपका, ठीक ना। कि अगर क्रिस्टल में डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो बताओ कौन सा डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट है ना। बोलेगा कि क्रिस्टल है उसमें स्कॉटकी डिफेक्ट है तो क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी रिमेन सेम, क्या मारेंगे, डेंसिटी डिक्रीज मारेंगे। क्लियर है? तो यहां तक था आपका स्कॉटकी डिफेक्ट। अब पढ़ेंगे इसकी एग्जांपल के बारे में, तो पहले इसको नोट करो, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। हो गया? चलिए लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। लिखिएगा एग्जांपल ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। लिखेंगे पहला एग्जांपल NaCl होता है, दूसरा होता है KCl होता है, तीसरा लिखिएगा NaCl, KCl, RbCl लिखिएगा, है ना। इसके बाद लिखना RbCl नहीं होगा क्योंकि साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। NaCl, KCl, LiCl हो जा सकता है, LiCl हो सकता है, ठीक ना। लिख लीजिए। तो जितना भी अल्कली मेटल का जो हैलाइड्स होंगे वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट शो करेगा। इसके साथ साथ आपका AgCl भी हो सकता है ना। लिख लो एग्जांपल में इसका AgCl भी हो सकता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इतना काफी है। एनसीईआरटी जो कंसीडरेशन है ये काफी है आपका, ठीक है ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
चलिए नोट कीजिए इसको, इसके बाद पढ़ेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में। नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, स्कोटकी डिफेक्ट देख लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में, ठीक ना। ये भी वैसे डिफेक्ट के द्वारा शो करेगा जो कंपाउंड कैसा हो, आयनिक नेचर का होता है, ठीक ना। सब का सब जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक था, जो भी कंडीशन था स्कोटकी डिफेक्ट का, सेम कंडीशन फ्रैंकेल डिफेक्ट के लिए भी होगा। बस वहां पर दो चेंज कर जाएगा कि वहां पर वो साइज का डिफरेंस स्कोटकी के केस में जो बहुत कम था, यहाँ पर साइज डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो स्कोटकी डिफेक्ट में बहुत ज्यादा था, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता क्या है पहले समझेंगे हम लोग बात को। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में हमने कोई ले लिया, क्या था ये एग्जांपल है AgCl का कोई आयनिक क्रिस्टल है, ठीक ना, AgCl, ठीक ना। याद रखना स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जितने भी स्कोटकी डिफेक्ट में जितने भी अल्कली मेटल के हैलाइड होगा, NaCl, KCl, LiCl, CSCl भी छूट गया लिखवाना, CSCl भी आगे नोट करके लिखवा दूंगा मैं। CSCl भी क्या करता है, शो करेगा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट का जो भी हैलाइड होगा वो सारे के सारे स्कोटकी डिफेक्ट, सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं AgCl, AgBr, AgI, है ना, ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, आपका क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो होता क्या फ्रैंकेल डिफेक्ट में, जरा समझिए इस बात। फ्रैंकेल डिफेक्ट में कहता है कि वैसा केटायन, मतलब वैसा पार्टिकल जिसका साइज क्या हो, छोटा हो, ठीक है, जिसको हम लोग केटायन बोलते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि केटायन का जो साइज होता है एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, छोटा होता है। तो कहता क्या है कि यहाँ पर कोई क्रिस्टल लैटिस है, किसका, AgCl का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये सब लैटिस पॉइंट है, याद आ रहा है कुछ है, हम लोग पढ़े थे, जितना भी कॉर्नर होता है वो क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है, जिस पर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, जैसे हम लोग इस तरह लेयर में देखा है, तो एक लेयर, दो लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इस तरह से लेयर बाय लेयर अरेंज होता है, पैकिंग और सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि कहता है कि जब किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है, जब कोई स्मॉलर साइज का पार्टिकल दैट इज केटायन जो होगा, अगर वो अपना ओरिजिनल साइट को, ओरिजिनल लोकेशन को चेंज करके अपने आप को इंटरस्टिशियल साइट में एंट्री करा देता है, इंटरस्टिशियल साइट का जगह को ऑक्युपाई कर लेगा, तो वैसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, यह हमारे पास Ag प्लस है, Ag प्लस है, यहाँ पर एक लेयर आपका इस तरीके से हो गया अरेंज, दूसरा लेयर आपका इस तरह से हो गया अरेंज, और दोनों लेयर के बीच के ये जो डिस्टेंस है, ये जो खाली खाली सा जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। अस्टिशियल का मतलब होता है लेयर होता है, दो लेयर के बीच की खाली जगहों को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे। कहता है डिफिनेशन में कि जब कोई केटायन, जब कोई स्मॉलर साइज ऑफ केटायन, स्मॉलर जो पार्टिकल होते हैं, स्मॉलर जो आयंस होगा, वो अपना ओरिजिनल साइट को छोड़ करके अगर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलते हैं, है ना। एक बार फिर से, कोई भी क्रिस्टल लैटिस में अगर स्मॉलर साइज वाला जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज केटायन जो है, अपने ओरिजिनल लैटिस पॉइंट को छोड़ करके, अपने ओरिजिनल लोकेशन को छोड़ करके अगर वो किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में जाकर के अपने नया पोजीशन को, नया लोकेशन को ढूंढ लेता है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलते हैं। हमने मान लिया कि यहां से सिल्वर को हटा करके, सिल्वर यहां से हटा दिया गया और यहां से सिल्वर मिस करके क्या हुआ कि यहां पर आकर के सिल्वर पड़ गया यहां पर, ठीक है। तो ये इसका लैटिस पॉइंट था और इन दोनों एक लेयर इधर, एक लेयर इधर, इन दोनों लेयर के बीच में जो खाली जो जगह है, इसी जगह को हम लोग क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल साइट बोलते थे। अब सिल्वर यहां से निकल करके सेम क्रिस्टल में, याद रखिएगा स्कोटकी के डिफेक्ट में क्या होता था कि वो अपना यहां से छोड़ करके क्रिस्टल ही छोड़ देता था,
यहाँ पर क्रिस्टल को छोड़ नहीं रहा है, बल्कि उस क्रिस्टल में अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, ठीक है ना, जिसको कि क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ खाली हो गया, जब खाली हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी। और कौन सा वैकेंसी बोलेंगे, केटाइनिक वैकेंसी बोलेंगे कि एनाइनिक वैकेंसी बोलेंगे, केटाइनिक वैकेंसी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केटायन ने अपना क्या किया, जगह को छोड़ा। अब बहुत सारे लड़के क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सर केटायन ही क्यों, एनायन क्यों नहीं, स्मॉलर पार्टिकल क्यों अपना पोजीशन चेंज करता है, एनायन क्यों अपना पोजीशन लोकेट, अपना लोकेशन को डिसलोकेट क्यों नहीं करता। तो अगर मैं बोलूं कि केटायन और एनायन में से सबसे हल्का कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि सर केटायन हल्का होगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर चुका है तो उसके पास कुछ मास की कमी हो जाएगी, और मास की कमी, जो भारी होगा वो अपना पोजीशन आसानी से चेंज नहीं करेगा, और जो हल्का होगा आसानी से पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। इसलिए एनायन जो होता है अपना लोकेशन चेंज नहीं करता, केटायन अपना लोकेशन चेंज कर देता है। किरण कहां पर, अपने लैटिस पॉइंट से, अपने ओरिजिनल पॉइंट से, अपने ओरिजिनल साइट से इंटरस्टिशियल साइट में। देखो यहाँ पर Ag प्लस था, अब Ag प्लस यहाँ पर आ गया, इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया, इसीलिए फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाया। फ्रैंकेल डिफेक्ट को कभी कभी डिसलोकेशन डिफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। कौन सा डिफेक्ट इसको बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। लोकेशन का मतलब अपना पोजीशन, जिस पोजीशन पर है, और डिसलोकेशन का मतलब अपना पोजीशन चेंज करना। यहाँ पर Ag का पोजीशन था तो लोकेशन, इसने पोजीशन यहाँ चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन। इसलिए इसको हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। कभी कभी इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोला जाता है। क्यों भाई, क्योंकि केटायन कहां पर आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि आप इसको फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलिए, आप इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलिए, या आप इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलिए, तीनों का मतलब सेम होगा। जेई मेन हाल फिलहाल में 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा है, 18 में शायद, 18 या 19 में, मेरे को याद नहीं है, कि केटायन अपना पोजीशन है ना, लैटिस ओरिजिनल पोजीशन से इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाएगा, तो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना, एकदम नया नया क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन में, ठीक है ना, एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट उठा करके आपको डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए क्या, तो लिखो, पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका हम लोग देखेंगे कंडीशन, फिर इसका कंसीक्वेंस देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी, कि स्कॉटकी डिफेक्ट में और फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या अंतर है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। क्लियर है, तो लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे, इट इज द डिफेक्ट arises when a smaller size of iron, बगल में लिखिएगा कौन सा, केटायन, change their original site बोलिए, लैटिस साइट बोलिए, लैटिस पॉइंट, ओरिजिनल साइट टू इंटरस्टिशियल, यहां पे लिख देता हूं, इंटर साथ साथ है, इंटरस्टिशियल साइट, देन this defect is called Frankel defect. लिखेंगे Frankel defect is also known as क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन डिफेक्ट, या इसी को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में लिख सकते हो, कौन सा वैकेंसी क्रिएट करेगा, एनायनिक की केटायनिक, तो केटायनिक वैकेंसी लिखेंगे, इट क्रिएट
इट क्रिएट केटायनिक वैकेंसी, केटायनिक वैकेंसी। कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफिनीशन हो गया। ये वाला लाइन जेई मेन में पूछ चुका है, जेई मेन में पूछ चुका है, डायरेक्ट पूछ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका जिंक होगा, वहां पर जेडन की बात, जिंक सल्फाइड की बात करेगा, एग्जाम्पल में लिखवा दूंगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको फटाफट, जल्दी नोट कीजिए। चलो देखेंगे हम लोग इसका कंडीशन क्या क्या है। देखेंगे कंडीशन, आप समझाने की जरूरत नहीं है ना। कंडीशन में पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, द आयनिक क्रिस्टल मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैरेक्टर को शॉर्ट में CH4 कर दिया है, ठीक ना। दूसरा चीज क्या होता है, द डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन, यानी कि केटायन और एनायन के जो साइज होना चाहिए इज वेरी लार्ज होना चाहिए। वहां पर क्या था, वेरी लो था, ठीक है, वेरी लार्ज होना चाहिए। तीसरा चीज इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, याद करो ए लिमिटिंग रेडियस रेशियो बताया था, इज वेरी लो, है ना। दैट इज कह सकते हैं r प्लस बटा r माइनस का वैल्यू 0.155 से लेकर के 0.225 होना चाहिए, या 0.225 से लेकर के 0.414 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का साइज का लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू होना चाहिए। चौथा में वहां पर क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, लो। अगर लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू रेंज इतना से इतना लाई करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और यहां से यहां लाई करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो लिखेंगे दे मस्ट हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज CN कितना होना चाहिए, या तो 2 होना, सॉरी या तो 3 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 हो गए आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक कंडीशंस। याद रखना, अगर इतना कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करेगा, डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर इसका हम लोग देखते हैं कंसीक्वेंस क्या क्या है। चलिए चलो लिखेंगे नेक्स्ट, कंसीक्वेंस मतलब परिणाम क्या क्या है, कंसीक्वेंस ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट। कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ, तुम ही बताओ। पहला बताओ तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, मतलब कि इस पर कुछ चार्ज रहेगा कि चार्ज नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, क्यों भाई, क्योंकि यहां से अगर क्रिस्टल से यहाँ पर Ag प्लस गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसी क्रिस्टल में ही तो प्रेजेंट है ना। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ से Ag प्लस निकल करके बाहर चला गया, एक पॉजिटिव बाहर चला गया तो एक एनायन का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और इस क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेम क्रिस्टल में प्रेजेंट है, सिर्फ अपने पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है। तो लिखेंगे दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज बता तो डेंसिटी इसका डिक्रीज करेगा, डेंसिटी इसका इंक्रीज करेगा, या इसका डेंसिटी रिमेन सेम रहेगा। आपका क्या जवाब होगा, डेंसिटी इसका रिमेन सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि Ag प्लस अगर यहां से जाता तो अपने साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को साथ लेकर जाता, कुछ मास लेकर के जाता, कुछ मास लेकर के जाता तो मास घटता तो डेंसिटी डिक्रीज कर सकता था। लेकिन यहां से क्या है, Ag प्लस जो है इस क्रिस्टल में ही प्रेजेंट है, यहां से उठ करके यहां पर आ गया तो क्या इसके मास में कुछ चेंजिंग होगा क्या, कोई चेंजिंग नहीं। जब मास रिमेन सेम रहेगा तो डेंसिटी भी क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। तो लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल
remain same, it is due to not change in mass of crystal, क्योंकि मास चेंज नहीं करता है, क्योंकि सेम क्रिस्टल में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तीसरा देख तो यहां से पार्टिकल मिस कर गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीज करने के क्या है, चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी सारा प्रॉपर्टी सेम है, लिख लेंगे यहाँ पर, बाकी सारा रिजल्ट सेम होगा। एंट्रोपी क्या करेगा, एंट्रोपी इसका भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। चौथा में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, वाया आयनिक मैकेनिज्म हो जाएगा। देखते हैं यहां से पार्टिकल यहां से हटा, पैकिंग क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। पांचवा लिखो, पैकिंग बिकम क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। छठा लिख लेना, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा, बोल, स्टेबिलिटी गेट डिक्रीज कर जाएगा, हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। लैटिस एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, लिख लो। सातवां में लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट और उनके परिणाम, उनके कंडीशंस, और लास्ट में लिखेंगे इसके एग्जांपल्स। नोट कीजिए फटाफट, हो गया, चलो लिखेंगे। लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट, लिखेगा जिंक सल्फाइड, एम्स में पूछ चुका है, ठीक ना। इसके बाद जेई मेन से भी पूछा हुआ एग्जाम्पल। इसके बाद लिखेगा AgCl, AgBr, AgI। यहाँ पर क्या कॉमन है, सिल्वर। तो सिल्वर के जितने भी हैलाइड होंगे, ये सारे के सारे ऑल हैलाइड ऑफ सिल्वर सो फ्रैंकेल डिफेक्ट। पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर क्या था, ऑल अल्कली मेटल के हैलाइड क्या शो करते थे, अल्कली मेटल के हैलाइड क्या शो करेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। और जितने भी सिल्वर के हैलाइड क्या शो करेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, या इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। याद रखना है जेडएमएस का, जिंक भी क्या शो करेगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करेगा। यहां पर एक स्टार देकर के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार देकर के लिख लेना। VVI, ये भी आपका एम्स में पूछ चुका है, एम्स 2010 में पूछ चुका है क्वेश्चन, कि जो AgBr जो होता है, ये क्या करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करेगा, और स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है, और फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करेगा। क्या शो करेगा, स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करेगा ये, और फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करता है। याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, याद रखना, ठीक ना। क्या क्या करेगा, स्कॉटकी डिफेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स में, कि वो कौन सा आयनिक क्रिस्टल है, कौन सा आयनिक कंपाउंड है जो स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करेगा और फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करेगा। तो AgBr फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करेगा और स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करेगा, ठीक ना। चलो, तो ये हो गया एग्जांपल आपका। आगे में क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क में बनाइएगा, आप सब्जेक्टिव है। HW लिखिएगा कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट।
ये आपके लिए होमवर्क है। कल आप लिखेगा एक तरफ स्कॉटकी डिफेक्ट, 2 कॉलम में एक तरफ स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन हो गया डिफिनीशन, इक्वल नंबर की वजह से इक्वल नंबर मिस करता है और यहाँ पर सिर्फ केटायन अपना लोकेशन चेंज करता है। स्कॉटकी डिफेक्ट में कहता है कि वैसे कंपाउंड शो करेगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो ज्यादा, इसका कोऑर्डिनेशन फ्रैंकेल में क्या होना चाहिए कम। और स्कॉटकी डिफेक्ट होता है जिनके साइज का डिफरेंस क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, जबकि इनके साइज का डिफरेंस क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करता है जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन सेम रहता है। 4 पॉइंट हो गए और 5वां पॉइंट में दो एग्जांपल लिख दीजिएगा। एग्जांपल स्कॉटकी डिफेक्ट में फेमस एग्जांपल NaCl, KCl, LiCl, CSCl भी होता है। यहाँ पर ज्यादा दिक्कत है तो साइड में लिख लेता हूं मैं, सीरियम क्लोराइड भी स्कॉटकी डिफेक्ट शो करेगा, स्कॉटकी डिफेक्ट शो करेगा, लिख लेना ठीक है। वहां पर मिस कर गया तो नहीं लिख पाया था मैं, ठीक है। तो CSCl भी हो जाएगा, तो 4 में से 2 लिखना। फ्रैंकेल डिफेक्ट में जिंक सल्फाइड लिखना, ZNS लिख देना ठीक है, या फिर AgCl, AgBr, AgI कुछ भी लिखना। और इसको जरूर याद रखिएगा, AgBr जो है स्कॉटकी और एज वेल एज कौन सा फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करेगा। गाइस आज की कहानी यहीं तक। नेक्स्ट जो क्लास होगा यानी कि कल का जो क्लास होगा हम लोग को टारगेट रहेगा कि डिफेक्ट को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, आपको 20 मिनट के बाद इंप्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। इसके बाद मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और डिफिशियंसी पर 2 न्यूमेरिकल है। तो कल हम लोग को टारगेट रहना चाहिए कि ये डिफेक्ट इन क्रिस्टल को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। चलिए आज की कहानी यहीं तक। हर बार की तरह यही बात बोलूंगा, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अपने टारगेट को फोकस कीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अपना गोल को सुनिश्चित करें और अपने गोल को अचीव करने का हर वो प्रयास कीजिए, ठीक है ना, जो आपको लगता है, ठीक है। चलिए गुड नाइट।